अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं शराब। सीएम ने दी होम डिलीवरी की दी इजाजत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बोले 18+ लोगों के लिए मुफ्त में वैक्सीन कराएं उपलब्ध। सीबीएसई की 12वीं के छात्रों के भविष्य का फैसला आज, परीक्षा पर मंत्री रमेश पोखरियाल कर सकते हैं ऐलान। कोर्ट में पहुंचा था 12वीं परीक्षा का मामला। बाबा रामदेव के विरोध में आज काला दिवस मना रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स, बोले मरीजों को नहीं होगी परेशानी, एम्स का भी मिला समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबरों का रुख कर लेते हैं। वाराणसी के निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। सुबह सुबह काशी विश्वनाथ धाम में एक जर्जर भवन गिर गया और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल बताए जा रहे हैं। और इसी जर्जर भवन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले मजदूर रहते थे। हादसे में सूचना पाकर मौके पर वाराणसी जिला प्रशासन ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जर्जर भवन के मलबे को हटाने का काम जारी किया। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद भी ली जा रही है। अभी तक मलबे से 2 मजदूरों की लाशें मिली हैं और इसके साथ ही 6 मजदूरों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। मामला जब हम रात में सो रहे थे तो मेरे पापा नाइट करके आ रहा था। आने के बाद मेरे को हाक मारा, मेरे को नहीं हाक मारा था, बस आके सोया था। बस रात 2:30 बजे 3 बजे घटना हुआ। कहाँ सोया था आप? बंगाल से नाइट करके आए थे तो मेरे पापा और एक मेरे चाचा बाहर सो रहे थे और अचानक से रात में मकान गिर गया। कितने लोग घायल हुए हो मंदिर में? मंदिर में 2 आदमी चला गया, सब खाम हो गए सब आदमी। कितने लोग घायल हो गए? 9 लोग? वो नहीं माना। कौन लोग मरे हैं? 2 लोग। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी कोरोना काल में अपने राज्य को साइड में रख के सभी राज्यों के साथ मिलकर कोरोना से लड़े हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि न प्रधानमंत्री जी को इसमें अपना ईगो इन्वॉल्व करना चाहिए, न राज्य सरकार के। प्रधानमंत्री जी का राग दोष उसी में समझ में आया जब उनको सेवा विस्तार के बाद मुख्य सचिव बनाया गया था। ऐसी स्थिति में मान लिया ममता बनर्जी उनके मीटिंग में बहुत देर नहीं रही तो ममता बनर्जी अपने कारणों से निकली, फिर मुख्य सचिव को आप क्यों वापस किए? इससे आपको लगता है कि आपने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, आपने पीएमओ का ध्वंस दिखाया। ऐसी स्थिति में राज्य की स्वतंत्रता तो है, तो राज्य सरकार का अधीन था, उन्होंने उनको छुट्टी कर दिया, उनका रिटायरमेंट। हाल में राहुल गांधी जी ने मैं कहा था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से हाथ में हाथ मिला के काम करेंगे, तब भी हम कोरोना से भी लड़ पाएंगे, उस राज्य का विकास भी होगा। इसलिए प्रधानमंत्री से आग्रह है कि राग द्वेष को त्यागें। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि सरकार सभी को वैक्सीन लगवाना चाहती है। वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर नेगेटिविटी ही बोला है। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं है। केंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि 216 करोड़ डोज दिसंबर तक देश की जनता को उपलब्ध हो जाएगा। जो हमारी कंपनियां हैं भारत में, उनके अलावा जो बाहर से भी बातचीत हुई है जो अन्य देशों से, वो सब मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस विषय पर सियासत करना चाहते हैं। सियासत के और मुद्दे तलाशिए। कोरोना के मुद्दे पर, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर ये सियासत बंद करे कांग्रेस, भ्रम फैलाना बंद करे। बल्कि एक बयान भी कांग्रेस का नहीं आया जिसमें वो कहे कि हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं। सिर्फ आलोचना, कोविड को मोविड कह देना,
किस तरह की भाषा बोली जा रही है, कोरोना पर और वैक्सीनेशन पर किस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है। देश भूला नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने, सपा के नेताओं ने वैक्सीन को लेकर कितना भ्रम पैदा किया। और पूर्वी लद्दाख में चीन से साल भर से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अहम जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चीन सर्विलांस के लिए सीमा के उस पार हमसे ऊपर सुविधाजनक जगह की तलाश कर रहा है। चीन शासित तिब्बत सीमा पर सड़कें और पक्के भवन बनाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस ऊंचाई पर हम हैं, चीन उससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यह गतिविधियां बॉर्डर के उस पार उन्हीं के क्षेत्र में चल रही हैं। वह जल्द ही इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को देंगे। देखिए, एक तो बॉर्डर पे हम गए थे, सेना के जवान हमारे वहां पर हमारी रक्षा के लिए सीमा पर बहुत कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनके बीच में जाकर उनको हौसला देना ये हमारा दायित्व बनता है। उस दृष्टि से हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की तो सीमा जो तिब्बत की सीमा के साथ लगती है, तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इस तरह की तो नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात सच है और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिसपे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट। पंजाब कांग्रेस में मची कलह को शांत करने के लिए सोमवार को दिल्ली पार्टी मुख्यालय के वॉर रूम में बैठक बुलाई गई। समिति ने 25 नेताओं के साथ सोमवार को बैठक की। समिति मंगलवार और बुधवार को पंजाब के बाकी नेताओं से भी बातचीत करेगी। हालांकि पंजाब के मसले पर समिति को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। समिति 3 दिन तक पंजाब के कांग्रेस नेताओं से उनके विचार सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी और इसके बाद हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। आप लोगों को, क्योंकि वहां पर गुटबाजी सामने आ रही है। कोई गुटबाजी नहीं। देखिए, कहीं कुछ मतभेद हुए जब तो कमेटी बनी, तो जो है उस पर रोक लगेगी ताकि ना हो, बस। और क्या सर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट है। सर कोई गुट नहीं है, गुट सब कांग्रेस के हैं। जो मतभेद है वो खत्म कर दिए। लेकिन सर चुनावों की तैयारी कैसे होगी अगर इस तरह की चीजें अभी हो रही? 8 महीने पहले सब रुक जाए, बहुत समय पड़ा है सर, कुछ चीज उठी है। मौसम में एक बार फिर तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। पंजाब और इससे सटे पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवा चल सकती है। देश में कोरोना संकट के दौर में स्कूल बंद हैं। लंबे समय से घरों में कैद बच्चे स्कूल से दूर हैं। ऐसे में उनकी पढ़ाई में ब्रेक न लगे, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतजाम शुरू हुआ है। लेकिन बच्चों में ये ऑनलाइन क्लासेस परेशानी का सबब भी बनती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक 6 साल की बच्ची का एक शिकायत भरा वीडियो काफी चर्चा में है। हालांकि इस वीडियो में बच्ची की शिकायत का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान भी लिया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाली एक 6 साल की बच्ची ने ऑनलाइन क्लास से नाखुश होते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बच्चे स्कूल से मिलने वाली होमवर्क और लंबी क्लास को लेकर परेशान है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, बहुत ही मनमोहक शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया। ट्वीट में आगे लिखा है कि बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत आनंद और आनंद से भरे होने चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि बच्ची के इस गुजारिश के बाद ऑनलाइन क्लास में बढ़ने वाली पढ़ाई के बोझ में बच्चों को कुछ राहत मिल सकेगी। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ। मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं,
उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम, मैडम और टीचर, नहीं मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो होते 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। यूपी के संभल के पुलिस विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना हयात नगर के क्षेत्र के गांव सारंगपुर राजकीय इंटर कॉलेज में बनी अस्थायी जेल से कल ही गिरफ्तार हुआ कैदी फरार हो गया। बता दें कि फरार मुजरिम शाने आलम थाना हयात नगर क्षेत्र में अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की सूचना पर सारंगपुर गांव में एडिशनल SP आलोक कुमार जायसवाल और ADM तुरंत मौके पर पहुंचे और फरार कैदी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी हैं। जेल सारंगपुर में जेल प्रशासन मुरादाबाद द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें एक कैदी है शाने आलम, जो थाना हयातनगर का रहने वाला है। ये कल दाखिल हुआ था, लेकिन आज वो वहां से फरार हो गया। जब सुबह उस गणना में उसकी हाजिरी ली गई तो वहां पर उपस्थित नहीं मिला। इस बारे में जेल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। मौके पर एडिशनल SP व ADM द्वारा भी जाकर जांच की गई। इसको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला काफी अरसे से मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती रही हैं। इसे लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। जूही चावला ने अब भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने के खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है, जिसकी पहली सुनवाई सोमवार को ही हो चुकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। जूही चावला की ओर से दाखिल इस याचिका में मांग की गई है कि 5G टेक्नोलॉजी को लागू किए जाने से पहले इससे जुड़े तमाम तरह के अध्ययनों पर बारीकियों से गौर किया जाए और फिर उसके बाद ही इस टेक्नोलॉजी को भारत में लागू करने के बारे में विचार किया जाए। जूही चावला ने अपने इस याचिका में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय से आम लोगों, तमाम जीव जंतुओं, वनस्पतियों और पर्यावरण पर 5G टेक्नोलॉजी के लागू किए जाने से पड़ने वाले असर से जुड़े अध्ययन को बारीकी से कराने और ऐसे रिपोर्ट्स के आधार पर भी ऐसे भारत में लागू करने और नहीं करने को लेकर कोई फैसला करने की अपील की है। तो उधर विद्या बालन ने बीते साल 2020 में शकुंतला देवी बनकर दर्शकों को दिल जीत लिया था। वहीं 2021 में वह एक फॉरेस्टल ऑफिसर बनकर दिलों पर छाने वाली हैं। विद्या की नई फिल्म शेरनी का टीजर रिलीज हो चुका है। 30 सेकंड के टीजर में घने जंगल के बीच विद्या बालन की दमदार आवाज गूंजती है। अमित मसूरकर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म भी OTT पर रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और रिलीज होने वाला है। टीजर वीडियो में विद्या की आवाज में एक ही डायलॉग दिल पर असर छोड़ जाता है। तो 23 सेकंड के टीजर रिलीज होगा, OTT पर रिलीज होगी विद्या बालन की शेरनी फिल्म। इसमें 23 सेकंड का ये ट्रेलर दिखाया गया है, जिसमें कि उनकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है। अमित मासूरकर के डायरेक्शन में ये फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और शेरनी को लेकर के लगातार विद्या बालन जगह जगह इसके प्रमोशन को लेकर के भी अग्रसर नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी ये एक जंगल की तस्वीर है जिसमें विद्या बालन नजर आ रही हैं और उसमें 23 सेकंड की उनकी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। कंगना रनौत सोमवार को पंजाब के अमृतसर पहुंची, जहां पर उन्होंने गोल्डन टेम्पल के दीदार किए। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस इस समय अपने होम टाउन मनाली में अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं। वह लगातार तीसरे सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं और कंगना रनौत अब अपने परिवार के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंची हैं और उन्होंने इसकी भी तस्वीरें शेयर की हैं। कंगना रनौत ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और स्टोरी पर तस्वीरें शेयर की हैं,
कंगना रनौत इन तस्वीरों में अपनी मां, बहन रंगोली चंदेल और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने इसके साथ लिखा, मैं श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर गई, भले ही मैं नॉर्थ में पली बड़ी हूं और मेरे परिवार। और रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, थोड़ी ही देर में सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर के फैसला आ सकता है। फिक्की ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। तो फिक्की ने यह पत्र लिखा है कि वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड को लेकर के आज थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर फैसला, ये अहम खबर है, थोड़ी देर में आ सकता है फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के आज फैसला आ सकता है। फिक्की ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखा गया और उसमें कहा गया है कि वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। तो सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की एग्जाम पर यह फैसला आ सकता है आज। जिस तरीके से 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून 2021 यानी आज ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सरकार दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 12वीं की परीक्षा की तारीख और फॉर्मेट की घोषणा कर सकते हैं। तो फिक्की ने यह पत्र भी लिखा है कि वैकल्पिक समाधान की कोशिश की जाए, वैकल्पिक समाधान को तलाशे जाएं, खोजे जाएं, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और उसको लेकर के आज ये बैठक चल रही है। बैठक में कुछ ही देर में फैसला आ सकता है और फिक्की ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखा है, उसमें कहा गया है कि कोरोना काल को देखते हुए वैकल्पिक समाधान तैयार किए जाने चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली से। राजीव, जिस तरीके से सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के एग्जाम पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास और है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं यही आशंका लगाई जा रही थी कि जो 12वीं के एग्जाम है उनकी डेट डिसाइड हो सकती है, मगर देखना है कि कुछ ही समय के अंदर इसका फैसला होगा। आशंका यही जताई जा रही है कि 24 तारीख की डेट मुकर्रर की जा सकती है, मगर देखना होगा क्या बैठक के अंदर कितने बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा को लेकर 12वीं क्लास के जो छात्रों की परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसका समाधान निकालना है और कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई रुकी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रखना है। अब देखना होगा कि कितने बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि फिक्की ने पत्र लिखा है और कहा गया है उसमें कि वैकल्पिक समाधानों की तलाश की जाए, और इसके पहले भी अगर राज्यों का जिक्र करें तो राज्यों ने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को लेकर के अपने अपने सुझाव दिए थे केंद्र को, और उसमें कहा गया था कि कोई वैकल्पिक रास्ता कोई तलाशा जाए। तो उसको लेकर के कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पत्रों के माध्यम से सरकार को मैसेज दिया गया है कई बार के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम जो है उनको कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर मद्देनजर रखते हुए कड़े कदम उठाने चाहिए और कहीं ना कहीं जो बच्चों की परीक्षाएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रखना होगा। देखना होगा कि बैठक के अंदर किस तरीके कदम लिए जा सकते हैं, मगर 12वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जाम है उनको कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चालू रखना है और कहीं ना कहीं उनकी बच्चों की पढ़ाई भी खराब ना हो और कोरोना काल की वजह से बच्चों को बचाना भी है। तो ये दोनों ही जिम्मेवारी केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार लगातार कोशिश भी करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से आप बैठक चल रही है उसके अंदर फैसला लिया जा सकता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई। तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू, लगातार आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए 4 जून से सीरो सर्वे शुरू किया जा रहा है। सभी 75 जिलों में होने वाले इस सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ। यही नहीं, इससे भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है। सोमवार को राज्य स्तरीय टीम 9 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीरो सर्वे को लेकर हो रही तैयारियों की जानकारी ली। तो अब उत्तर प्रदेश में सीरो सर्वे कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये नियम लागू होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो उन आंकड़ों को देखा जाए तो उन आंकड़ों में काफी कमी देखने को मिल रही है। उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की और उस बैठक में इस पूरे निर्णय को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी ली कि सीरो सर्वे को लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं। सीरो सर्वे के जरिए ये देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में, उत्तर प्रदेश के नागरिकों में किस तरीके से कितने प्रतिशत अभी एंटीबॉडी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की हत्या से पूरे यूपी में हड़कंप मच गया है। वहीं जहरीली शराब कांड को लेकर यूपी सरकार के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही मृतकों के परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि घटना के दोषी जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, आबकारी के सिपाही को तत्काल निलंबित कर दिया गया और मामले की मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी गई है। अलीगढ़ की घटना बेहद दुखद घटना है। जो लोग जहरीली शराब पीकर वहाँ मरे हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार उनकी हर मदद करने के लिए तैयार है, आर्थिक सहायता भी की जाएगी। और इस घटना में जो दोषी लोग हैं, आबकारी के जो अधिकारी थे, जिला आबकारी अधिकारी, उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक, आबकारी के सिपाही, उनको तत्काल उसी दिन निलंबित कर दिया गया। क्षेत्र के थाना अध्यक्षों को भी निलंबित किया गया है और मजिस्ट्रेटियल जांच बैठाई गई है। जो भी उसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर महाराष्ट्र से एनसीपी नेता शरद पवार बैठक करेंगे। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलए और मंत्रियों के साथ एनसीपी नेता ये बैठक करेंगे। शरद पवार की ये अहम बैठक मानी जा रही है। तो आज शाम 5 बजे बैठक करेंगे। ये अहम बैठक मानी जा रही है। शरद पवार की गठबंधन में समन्वय पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र एनसीपी नेता शरद पवार बैठक करेंगे। एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक होगी। ये एमएलए और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे शरद पवार। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। संगठन के समन्वय को लेकर के उसमें चर्चा की जाएगी और इसका समय आज शाम 5 बजे निर्धारित किया जाएगा। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। गठबंधन में समन्वय पर चर्चा होगी। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी नेता शरद पवार आज शाम 5 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में एमएलए और मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। गठबंधन को के समन्वय को लेकर के चर्चा की जाएगी और ये अहम बैठक मानी जा रही है, जो कि शाम 5 बजे होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं सत्यप्रकाश सोनी, संवाददाता मुंबई से। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये खबर आ रही है सामने कि आज शाम 5 बजे शरद पवार बैठक करेंगे, एमएलए और मंत्रियों के साथ बैठक होगी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, सबसे पहली अहम बात है कि जिस तरह से कल देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई, उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें जो है महाराष्ट्र सरकार में लगाई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो मंत्री है वो भी कहीं न कहीं सकते में आ गए हैं कि आखिरकार यह मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली है तो किस बात को लेकर चली है, और कहीं यह सरकार गिराने वाली मामला तो नहीं है, क्योंकि लगातार बीजेपी मुंबई महाराष्ट्र में आक्रामक है। किसी भी हाल में महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार को तोड़ने और गिराने के लिए
एक मुद्दा ये है। दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है, उसमें अब कहीं न कहीं छोटे बच्चे जो है प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से मुंबई में भी एक मामला है कि 15 महीने के बच्चों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इसको लेकर भी मंत्रिमंडल में बैठक की जाएगी और उससे निर्णय लिया जाए कि आखिर किस तरह से इससे निपटा जाए और किन किन तैयारियों के तहत जो है स्वास्थ्य विभाग को तैयार रखा गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए सत्य प्रकाश। तो जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, गठबंधन में समन्वय पर आज ये चर्चा होगी। शाम 5 बजे शरद पवार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो कोरोना महामारी में संक्रमित मरीजों के इलाज में लगे कई कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते सोमवार को यूपी के मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रखते हुए दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। बता दें कि पिछले 1 साल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करते हुए मुरादाबाद मंडल में आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर से जुड़े मेडिकल स्टाफ ने जिला अस्पताल परिसर में कोरोना काल में मृत डॉक्टर्स के फोटो लगाकर श्रद्धांजलि दी। कोरोना ड्यूटी करते हुए जो कर्मचारी पूरे प्रदेश में शहीद हुए, उन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने का राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निर्णय लिया। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कोरोना काल में शहीद हुए कर्मचारी को आज श्रद्धांजलि दी गई। उसी के तहत मुरादाबाद जनपद में कोरोना में संक्रमित और उसके बाद शहीद हुए कर्मचारी को, हमारे 7 कर्मचारी हमारे मुरादाबाद जनपद में इस कोरोना काल में शहीद हुए हैं, आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया कि केंद्र सरकार के शासनादेश के तहत प्रत्येक शहीद परिवार के परिजनों को 50 लाख की अनुग्रह राशि। यूपी के संभल में सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते यातायात पुलिस लगातार वाहनों के चालान काट रही है। वहीं वाहन चालकों की सुविधा के लिए संभल में यातायात पुलिस कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। बता दें कि ये उद्घाटन संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की उपस्थिति में सेवानिवृत्त होने वाले उप निरीक्षक भगवत स्वरूप शर्मा ने फीता काटकर किया। और इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बैडमिंटन ग्राउंड का उद्घाटन स्टोर में नियुक्त हेड कांस्टेबल करण सिंह ने फीता काटकर किया। सर, यातायात कार्यालय का उद्घाटन किया है क्या? आज ये जनपद संभल की पुलिस लाइन जो बहजोई में स्थित है, यहाँ पर यातायात पुलिस के एक कार्यालय का तथा बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। ये हम लोगों ने इस पर्पज से बनवाया है कि हमारे जनपद में अब नगरीय क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें पिछली साल हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस में नए सिपाहियों की नियुक्ति भी की है तथा साथ में ई चालान की जो परंपरा है उसको और प्रॉपर तरीके से कराने के लिए यहाँ पर नई मशीनें लगाई गई हैं तथा जिससे कि लोगों को चालान समय से प्राप्त हो सके, उसका भुगतान करके उनको आसानी से वो कर सके, इसकी व्यवस्था यहाँ से की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए ANB न्यूज।